हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में जो आपने अब तक इंपॉर्टेंट चैप्टर देखे हैं 10 चैप्टर्स, अब हम पहुंचे हैं अध्याय नंबर 11 यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इकोनॉमिक्स के पर्पज से भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्योग्राफी के पर्पज से भी। इसके अलावा इसके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट हैं, सारे जियोपॉलिटिकल इशूज में, इकोनॉमिक इशूज में। तो ये बेहद खास चैप्टर है जो केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान से लेकर अर्थशास्त्र से लेकर सभी विषयों में इसका हस्तक्षेप है। तो आज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हम एक बार में खत्म करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क पा रहे हैं, जहां 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना और किसी तरह की कूपन कोड की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और समझते हैं कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का देखेंगे परिचय, यानी हम समझेंगे कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार है क्या। अंतरराष्ट्रीय व्यापार है क्या, इसका मतलब ये देखिए, व्यापार आप समझते हैं भाई किसी भी चीज का खरीद बिक्री, है ना, कॉमर्स और ट्रेड जिसको आप कहते हैं, वाणिज्य और व्यापार। तो इसमें आप क्या करेंगे, चीजों का उत्पादन करना, उसको बेचना, खरीदना, सारी चीजें शामिल हैं। जब ये अंतरराष्ट्रीय हो जाती है यानी इंटरनेशनल, यानी एक देश से दूसरे देश यानी 2 देशों के बीच में जब ये होने लग जाता है, तब हम इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नाम देते हैं। कोई भी चीज जब इंटर कंट्री होगा, इंटरनेशन होगा, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में होगा, तो वो अंतरराष्ट्रीय बन जाता है। तो अब ये व्यापार है, इसका थोड़ा सा इतिहास और इसका वर्तमान सब कुछ थोड़ा सा समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि भारत में विदेशी व्यापार का बदलता स्वरूप कैसा है। मतलब जो विदेशी व्यापार है वो भारत में प्राचीनतम काल से होता आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी हम व्यापार करते आ रहे हैं, भारत के लोग, अखंड भारत था। और आज की स्थिति धीरे 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 कैसे बदली है, कैसे हम पहले शुरुआत में हम बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपोर्ट करते थे, फिर केवल इंपोर्टर बन के रह गए, आयातक बन के रह गए। अब हम बहुत चीजों का आयात निर्यात दोनों कर रहे हैं, लेकिन इससे स्थितियां क्या हो रही हैं देश में, क्या हम व्यापार घाटे का कर रहे हैं या फायदे का कर रहे हैं, इसकी बात थोड़ी देखेंगे। कुछ बदलते स्वरूप में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसका हम केवल आयात करते थे, अब हम निर्यात कर रहे हैं, या पहले निर्यात करते थे अब आयात करना पड़ता है। तो ये जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं उसके बारे में थोड़ा देखेंगे और सवाल भी इन्हीं के बीच से आते हैं। भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या हैं, यानी किस किस तरह की विशेषताएं हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में। क्या हम उसमें, जैसा मैंने आपको बताया कि हम बड़े एक्सपोर्टर हैं कि इंपोर्टर हैं, या हम किन किन प्रमुख चीजों का ज्यादा आयात करते हैं, किन किन चीजों का निर्यात करते हैं, ये थोड़ा सा देख लेंगे। हमारी विदेशी व्यापार की संरचना यानी कॉम्पोजिशन क्या है, और भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं जो व्यापार के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक रीढ़ की हड्डी जिनको आप कह सकते हैं, क्योंकि जितने आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सी रूट से होता है। तो जो भारत के प्रमुख पोर्ट्स हैं ये बड़े जरूरी है और ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी चीज है। तो मुख्य रूप से हम इन्हीं सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि भाई ये क्या क्या शामिल है इसमें और क्या क्या चीजें हम अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में लेकर चलते हैं। अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें तो एक देश का अन्य देशों के साथ वस्तुओं का विनिमय, विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज। और जाहिर सी बात है ये जो एक्सचेंज होगा ये किसके मार्फत होगा, इसमें मुद्रा शामिल होगी, ये मुद्रा विनिमय का माध्यम रहती है। तो जो एक्सचेंज होता है ना वस्तुओं का, और न केवल वस्तुओं का बल्कि सेवाओं भी इसमें जोड़ सकते हैं, सेवाओं का, ये क्या कहते हैं, इसको हम व्यापार कहते हैं। जब आप वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं एक देश से दूसरे देश में, इसको आप व्यापार कहते हैं। किसी समय विदेशी व्यापार में भारत के हाथ की बनी हुई वस्तुओं की मांग थी और आज मशीनों से ज्यादा वस्तुएं मांगी जाती हैं। ये बदलते स्वरूप का एक झांकी है। शुरू में जैसे हमारा हैंडलूम्स, हाथों के करघे हुआ करते थे, भारत के कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे चीजें हाथों से बनाई जाती थी और इनका पूरी दुनिया में बहुत मांग था। भारत की जो मसलम थी, सिल्क था, कॉटन था, पूरी दुनिया में हाथ से बनी हुई चीजों का बहुत बड़ा डिमांड था और इसीलिए हम सोने की चिड़िया थे। लेकिन धीरे धीरे जब औद्योगिक क्रांति पूरी दुनिया में शुरू हुई, खासकर इंग्लैंड में, तो मशीनों से जब चीजें बनने लगी, पावर लूम्स आ गए, स्पिनी जेनी मशीनें आ गई, तो वहां से फिर थोड़ा सा धक्का लगना शुरू हुआ। और आज भारत क्या है, अपने सामान का एक निर्यातक भी है। तो अब हम मशीनों से भी बनाने लगे हैं, हाथों से भी बनाने लगे हैं। व्यापार मानव समाज की आधारभूत आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्या होती है, आर्थिक क्रिया का मतलब यह होता है कि जो क्रियाएं आप क्या करते हैं, आजीविका कमाने के लिए करते हैं, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो व्यापार भी यहां क्या है, एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रिया है जिससे आप आजीविका कमाते हैं। और आदि समाज से लेकर सभ्य समाज तक किसी न किसी रूप में यह व्यापार विद्यमान था। पहले भी, हम पुराने जमाने में भी विद्यमान था और आज के जमाने में भी विद्यमान है। तो ये कंडीशंस देखी जाती हैं।
प्राचीन समय में लोगों का जीवन स्वावलंबी था, इसलिए व्यापार उन दिनों विशेष प्रचलन नहीं था। आधुनिक युग में किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर सके और पूर्णतः आत्मनिर्भर बन सके। तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले एक देश के अंदर ही लोग काम चला लेते थे, अब कई देशों के साथ व्यापार करना पड़ता है। तो वहां पर फिर क्या होता है, आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जाना पड़ता है। आज किसी भी देश की प्रगति उसके व्यापारिक क्रियाकलाप से ही समझी जा सकती है, क्योंकि व्यापार उत्पादन की अधिकता और कमी दोनों का प्रतिफल है। सही बात है, अगर आप उत्पादन ज्यादा करते हैं तो भी आपको व्यापार करके उसको बेचना पड़ेगा, और अगर आपका उत्पादन कम है तो आपको चीजों की पूर्ति करने के लिए दूसरे से खरीदना पड़ेगा। यानी उत्पादन की अधिकता और उत्पादन की कमी, इन दोनों कारणों से क्या जन्म लेता है? व्यापार। और जब यही व्यापार एक देश से दूसरे देश के बीच होने लग जाए तो वो बन जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इस प्रकार वर्तमान समय में विदेशी व्यापार प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक देश का अन्य देशों के साथ वस्तुओं का जो विनिमय होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। वही बात यहां पर कही गई है। तो भारत के नागरिक जब संसार के अन्य देशों के नागरिकों के साथ व्यापार करते हैं तो उसे भारत का विदेशी व्यापार कहा जाता है। भारत भूटान के साथ करे, अमेरिका के साथ करे, चीन के साथ करे, जिस देश के साथ भी हम आदान प्रदान वस्तुओं का करेंगे, हमारे पास जो एक्सेस है यानी जो अति ज्यादा है उसको हम दूसरे को देंगे, जो कम है वो दूसरे से लेंगे। ये सब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर देखा जाता है। व्यापार करने वाले देशों में भिन्न प्रकार की मुद्राएं, बिल्कुल ठीक बात है, कहीं डॉलर होगा, कहीं दिनार होगा, कहीं दिरहम होगा, कहीं रूबल होगा, कहीं यूरो होगा, कहीं पे फ्रैंक होगा। तो अलग अलग तरह की मुद्राएं होती हैं, ये सही बात है। और हमें क्या करना पड़ता है? उसी की मुद्रा में व्यापार करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी मुद्राएं होती हैं जो हर जगह एक्सेप्टेबल होती है, जैसे अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर से आप किसी भी देश से व्यापार कर सकते हैं। भिन्न प्रकार की वहां भाषाएं होती हैं, भिन्न प्रकार के मापतौल होते हैं, भिन्न प्रकार के कानून होते हैं, और विदेशी व्यापार घरेलू व्यापार की तुलना में काफी जटिल हो जाता है। यह बात सही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई घरेलू व्यापार की तुलना में विदेशी व्यापार थोड़ा जटिल प्रक्रिया क्यों है, वो इसलिए है कि आपको अलग अलग तरह के नियम कानून, मुद्राएं, वहां के भाषाएं, वहां के कानूनों से निपटना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा जटिल भी है। इसी जटिलता को हल करने के लिए कई सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मंच भी काम कर रहे हैं कि ये कानूनों में जो समस्याएं हैं, भाषाओं में जो समस्याएं हैं, व्यापार में जो रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन 1995 में जो स्टैब्लिश हुआ, और उसके पहले 1948 में बना था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट। इसी के बाद में 1995 में WTO बना, विश्व व्यापार संगठन बना, जो इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत रहता है। विदेशी व्यापार में पैकिंग, यातायात, बीमा, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सब इसके अंग माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में जो व्यापार का बदलता स्वरूप है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, विदेशी व्यापार का। तो पूर्वी भारत के विदेशी व्यापार की परंपरा 5000 वर्षों से अधिक पुरानी है, आपको पता ही है। और प्राचीन काल में विश्व के अनेक देशों के साथ जल तथा थल मार्गों से भारत में व्यापार होता था। जैसे थल मार्ग से रेशम मार्ग आपने सुना होगा, सिल्क रूट। जल मार्गों से तो हम करते ही थे बहुत सारे देशों से। भारतीय जहाज देश में बने माल को पश्चिम में मिस्र, यूनान, अरब, ईरान, पूरब में इंडोनेशिया, चीन को नियमित रूप से ले जाते थे, और भारत की बनी वस्तुएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। अब क्या कहती देख लीजिए, भारत से, आपको ये चीजें जाननी चाहिए, भारत से सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, साल दुशाले, किमखाब, जरी और चिकन के काम की वस्तुएं, कालीने, लोहे और पीतल का सामान, हाथी दांत का सामान, सुगंधित तेल और इत्र, सोने चांदी के आभूषण, रंग, मसाले, हथियार, अन्य कलात्मक वस्तु का निर्यात किया जाता था, और बदले में अलौ, धातु, घोड़े, शराब, सोने चांदी का आयात किया जाता था। किंतु तत्कालीन विदेशी व्यापार सदैव भारत के पक्ष में रहता था, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका क्या मतलब है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब ये होता है कि हमारा निर्यात जो है ना वो हमेशा आयात से ज्यादा रहता था, मतलब हमारे पक्ष में व्यापार रहता था। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया का कर्जा हम पे रहता था, हम निर्यात ज्यादा करते थे आयात की तुलना में। इसी कारण भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश बनकर उभरा और सोने की चिड़िया भी कहा जाता था भारत में। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद स्थितियां बदली। उन्होंने क्या किया कि दे चेंज्ड इंडिया इनटू अ मेयर इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। उन्होंने हमारे को एक कच्चे माल का निर्यातक और बनी हुई वस्तुओं का आयातक बना के छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई। यहाँ के जितने कुटीर उद्योग थे, लूम्स थे, सबको लगभग बंद कर दिया। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद इसके विदेशी व्यापार की दिशा बदल गई, और प्रारंभ में तो इन व्यापारियों ने भारत के विकसित व्यापार का लाभ उठाने के लिए उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देकर विदेशी व्यापार में वृद्धि की। लेकिन जैसे ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, वहां बहुत उद्योग लगे, तो यहां का कच्चा माल वहां के उद्योगों के लिए ले जाने लगे, और भारत में पक्की चीजें नहीं बनाते थे फिर, और भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर वहां प्रतिबंध लगा दिया, और वहां से जो बन के चीजें आती थी वो यहां इनको खरीदना पड़ता था। तो ये दिक्कत हो गई।
ब्रिटेन ने भारत को अपने लिए कच्चे माल की पूर्ति करने वाले और निर्मित माल को क्रय करने वाले उपनिवेश के रूप में बदल दिया। यानी भारत को एक बाजार बना के छोड़ दिया उसने, है ना। भारत को उन्होंने क्या किया, बाजार बना दिया कि यहां से कच्चा माल ले जाएंगे, चीजें लाकर यहीं बेचेंगे। फिर 1869 में स्वेज नहर खुल गया और व्यापार बहुत तेजी से फैला। फिर दो महायुद्ध, अच्छा स्वेज नहर 1869 में खुला, जो अरब कंट्रीज के बीच से निकलकर जाकर सीधे भूमध्य सागर में मिल जाता है और वहां से इंग्लैंड बिल्कुल नजदीक होता था। नहीं तो पहले मान लीजिए अगर ये अपना भारत है तो यहां अफ्रीका है, ये अगर साउथ अफ्रीका ये पूरा नीचे, तो यहां से भारत से पूरा अफ्रीका घूम के तब इंग्लैंड जाते थे। इन्होंने क्या किया, ये जो सऊदी अरब वाला इलाका है इसके बीच से ही नहर निकाल दी, स्वेज नहर कर दिया, तो वहां से भी तेजी से फिर व्यापार बढ़ने लगा। और लेकिन यहां पर भेदभाव बहुत हुआ और भेदभाव यही था कि वो क्या करते थे, हमारा जो आप कह सकते हैं कि कच्चा माल था बस उसका इस्तेमाल करते थे, हमें उनकी चीजें खरीदनी पड़ती थी और हमारे व्यापार को धक्का लग गया इससे। वर्तमान समय में भारत के विदेशी व्यापार की क्या क्या विशेषताएं हैं देख लीजिए। तो हमारा स्वरूप कैसे बदला, स्वरूप क्या क्या परिवर्तन हुआ तो मैंने बता ही दिया। प्राचीन काल में हम बड़े निर्यातक थे, लेकिन अंग्रेजों के काल में हम केवल आयात ज्यादा करने लगे। फिर धीरे धीरे हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बैठने लगी और हम एक आयातक बन के ही रह गए। और आजादी के बाद भी खाने तक के लिए अनाज हम आयात करने लगे, सारे कपड़े सारी चीजें आयात करने लगे। इसलिए जब भारत में फिर पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई तो धीरे धीरे हमने फिर क्या किया, उद्योगों को प्राथमिकता दी, हमने हरित क्रांति करके अनाज का उत्पादन बढ़ाया, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपको, और वहां से फिर हम थोड़ा कुछ निर्यात फिर शुरू किए। अगर अभी के समय में भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं देखें तो उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और व्यापार के घाटे में भी वृद्धि हो रही है। व्यापार का घाटा जो पहले फायदा था, जो फेवरेबल था, वो घाटा हो गया। यानी व्यापार का घाटा कब होता है, जब निर्यात कम होता है आयात से, यानी आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो व्यापार घाटा है, वो बढ़ता जा रहा है। विदेशी व्यापार में भारत का योग घटता जा रहा है। विदेशी व्यापार की रचना बदलती जा रही है, यानी चीजें अब अलग अलग तरह की आ गई हैं। विदेशी व्यापार की दिशा बदल रही है। विदेशी व्यापार में कुछ देशों का बहुत अधिक महत्व होता जा रहा है, जैसे अमेरिका है, चीन है। विदेशी व्यापार में समुद्री मार्गों की प्रधानता हो गई है, ये भी सही बात है, और उस समुद्री मार्गों में भी कई बाधाएं भी हैं, ये भी सही है। अधिकांश विदेशी व्यापार विदेशी जहाजों द्वारा करते हैं भारत में, और विदेशी व्यापार कुछ ही बंदरगाहों से हो सकता है, ये भी बात सही है। तो ये विशेषताएं हैं भारत के विदेशी व्यापार को लेकर। जैसे अगर वृद्धि की बात करें तो भारत का विदेशी व्यापार इस शताब्दी के प्रारंभ में केवल 180 करोड़ का था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बढ़कर ये 1200 करोड़ का हो गया। ध्यान दीजिए, फिगर्स मैंने आपको रटने नहीं है, सिर्फ ट्रेंड्स ध्यान में रखना है कि कैसे बदल रहा है। 1970-71 में 3300 करोड़ हो गया, देख लीजिए 180 से। 80-81 में 19,000 करोड़, 91-92 में 91,000 करोड़, ऐसे ही करते करते अगर आप देखें तो 2016-17 में 44,26,000 करोड़ का हो गया है। यानी ये जब शताब्दी शुरू हुई तो 180 करोड़ था, या आप अगर आजादी से देखें तो जहां 1251 करोड़ का विदेशी व्यापार था, क्योंकि जब देखिए आजादी हुई तो हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए। हमने कहा कि नहीं नहीं, हम ये व्यापार ही कर रहे थे अंग्रेजों से कि फंस गए, अब हम विदेशी व्यापार ज्यादा नहीं होने देंगे। हमने क्लोज इकोनॉमी बना दी, बंद अर्थव्यवस्था बना दी। फिर धीरे धीरे 90-91 में हमने उदारीकरण किया, वैश्वीकरण किया, पिछले चैप्टर में बताया। तो 90-91 की स्थिति देख लीजिए, ये सीधे 91,000 करोड़ हो गया। और अभी 2016-17 तक अगर आप देखें तो ये 44 लाख करोड़ रुपए का विदेशी व्यापार हो रहा है। यानी विदेशी व्यापार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इस 44 लाख करोड़ में आयात और निर्यात दोनों है। समस्या ये है कि निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, इसलिए उसका परिणाम क्या है, घाटा भी बढ़ता जा रहा है। 1950-51 में ये घाटा केवल 49 करोड़ का था, ठीक, और 2016-17 में ये 7,28,000 करोड़ का घाटा है। समझ रहे हैं आप, यानी 7 लाख करोड़ हम ज्यादा आयात कर रहे हैं, निर्यात हम कम कर रहे हैं। तो यह भी एक चिंता का विषय है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, विदेशी व्यापार के बढ़ते हुए घाटे के कारण आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है कि हम विदेशी ऋणों की ब्याज की किस्त चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और ये 1991 के आसपास और बढ़ गई थी। अभी भी ठीक है, हम ब्याज किसी तरह चुका दे रहे हैं, लेकिन बहुत पैसा, मतलब अगर 1 रुपया हमारा है तो करीब इसमें से 18 से 20% रुपया पैसा जो है हमको ब्याज की अदायगी में देना पड़ता है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है, इतना कर्जा हो जाता है। इसलिए हम कोशिश इससे क्या करना चाहिए कि हम क्या करें, निर्यात को बढ़ाएं, आयात को धीरे से कम करें। फिर भारत के व्यापार में भारत का योग घट रहा है। विश्व के विदेशी व्यापार में भारत का घटता योग विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत का प्रतिशत भाग बराबर कम होता जा रहा है। यानी टोटल जो परसेंटेज है पूरे दुनिया में ट्रेड का, उसमें इंडिया का जो रोल है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है। यह भी एक चिंता की बात है। 1948 में 2.5% था, अभी वो 0.6% हो गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका कारण कई है। चीन जैसे राज्यों का तेजी से उभरना, कुछ राज्यों का आपस में संगठन बन जाना, जैसे यूरोपियन यूनियन, ये सब इसके कारण है।
विदेशी व्यापार की रचना में भी थोड़ी चेंज हुई है। पहले क्या था कि हमारे व्यापार में पहले आयात में तैयार माल की और निर्यात में कच्चे माल की प्रधानता थी, जब अंग्रेज खास करके थे कि हम आयात करते थे बना बनाया माल और भेजते थे कच्चा माल। अब उसको थोड़ा चेंज किया है हमने, बहुत सारा हम बना बनाया माल भी भेजते हैं और कच्चा माल इंपोर्ट करते हैं, तो ये परिवर्तन हुआ है। दिशा बदली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ था। राष्ट्रमंडलीय देश वो देश हैं जो ब्रिटेन ने गुलाम बनाए थे, लेकिन हमने उसके बाद फिर अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस इनके साथ भी बढ़ाया। अब भारत ने एक नीति अपनाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, तो उसमें हमने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी देशों के साथ भी हमने व्यापार करना शुरू किया। हमने आसियान देशों के साथ संबंध बनाए, ठीक है। अभी हाल में हमने क्वाड बनाया है। तो इस तरह की अब हमने कई देशों के साथ हमने मुक्त व्यापार पॉलिसीज पे साइन किए हैं। तो अब पूरा विश्व भारत के विदेशी व्यापार की परिधि में आ चुका है। कुछ देशों का बहुत महत्व है, जैसे भारत का 50% से भी ज्यादा व्यापार अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन के साथ होता है। बाकी 50% में पूरी दुनिया के साथ होता है, तो ये चेंज हुआ है। हाँ, एक चीज है कि 90% से ज्यादा हमारा जो विदेशी व्यापार है वो समुद्री मार्गों से होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो भारतीय विश्व व्यापार का या भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा विशेषता यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां करते हैं, समुद्र मार्गों से। आपको पता ही है लगभग 7500 किलोमीटर के हमारा क्या है, कोस्टल एरिया यानी समुद्री किनारा है। तो हम हर जगह से, इसमें मुंबई पोर्ट, कोचीन पोर्ट, पारादीप, विशाखापट्टनम, बहुत सारे कांडला ऐसे बंदरगाह हैं जिनसे हम ये सारी चीजें करते हैं। भारत के साथ स्थल मार्गों से जुड़े कुछ देश हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार, चीन है। इनके साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ देशों के साथ जितना रहता है, जैसे हम नेपाल के साथ बाई रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं, अब बाकी देशों के साथ हमारा इतना बाई रोड कोई ट्रांसपोर्टेशन या व्यापार नहीं होता। ज्यादातर जो विदेशी व्यापार है वो विदेशी जहाजों के द्वारा होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारा व्यापार जो है वो विदेशी व्यापार जहाजों से करते हैं। हमारे देश में आवश्यकताओं की तुलना में हमारा व्यापारिक जहाजी बेड़ा बहुत कम विकसित है, अतः हमारे विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग विदेशी जहाजों द्वारा होता है, क्योंकि हमारे जहाज उतने कैपेबल नहीं है, ना इतने ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, कुछ ही बंदरगाहों से करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार। जो 50% व्यापार है उसमें आप देख लीजिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सारे बंदरगाह हैं, विशाखापट्टनम है थोड़ा, तो ये सारे ऐसे कुछ, कोलकाता का, हाँ, तो ये 3-4 ऐसे बंदरगाह हैं जहां से ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब अगर संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें कि पूरे विदेशी व्यापार का स्ट्रक्चर क्या है, तो विदेशी व्यापार की संरचना से तात्पर्य है कि हमारे विदेशी व्यापार के अंतर्गत देश से किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और किन किन का आयात किया जाता है। तो अगर आप डिवाइड करें तो एक निर्यात की जाने वाली वस्तु है, एक आयात की जाने वाली वस्तु है। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। अब इस वर्गीकरण के आधार पर विदेशी व्यापार क्या है, भारत का निर्यात व्यापार और भारत का आयात व्यापार। किसी भी देश के निर्यात का अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट वाले की अगर हम कंडीशन को देखें, तो किसी भी देश के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है, निर्यात होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड। और हमेशा हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो। पुनः निर्यात व्यापार में भारत विदेशों से वस्तुओं का आयात करता है और पड़ोसी देशों को निर्यात करता है जिनके पास समुद्र तट नहीं है। हिंद महासागर की केंद्रीय स्थिति के कारण भारत दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम एशियाई और पड़ोसी सीमावर्ती देशों को पुनः निर्यात भी करता है। तो एक तो हम क्या करते हैं, अपने यहां से डायरेक्ट चीजों को निर्यात करते हैं, और एक हम करते हैं री एक्सपोर्ट, पुनः निर्यात। जैसे मान लीजिए हमने बाहर से कोई चीज मंगाई, कई ऐसे देश हैं जिनके पास समुद्री इलाके ही नहीं है, तो हमने बाहर से कोई चीज मंगाई और हम उनको फिर वो चीज निर्यात करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए भारत के पास कच्चा तेल नहीं है, लेकिन कच्चा तेल वो मंगाता है, रिफाइनरी में शुद्ध करता है और रिफाइंड ऑयल फिर बहुत भेजता है, शुद्ध तेल जो होता है वो भेजता है। तो ऐसा भी एक्सपोर्ट भारत में देखने को मिलता है। यदि हम भारत के निर्यात व्यापार पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होगा कि विगत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में 20 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। तो एक्सपोर्ट बढ़ा तो है, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम महत्वपूर्ण उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और विकसित देशों की तुलना में आज भी कम है। जैसे मान लीजिए अगर अनाज का ही प्रोडक्शन देखा जाए तो 100 गुना से ज्यादा बढ़ गया, लेकिन जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई। तो अगर इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती तो शायद हम और ज्यादा इसको एक्सपोर्ट करते। तो एक समस्या जो हमारे निर्यात को कंट्रोल में रखे हुए है, या जो निर्यात को कंडीशन को थोड़ी परेशान करती है, वो है यहाँ की जनसंख्या। भारत के निर्यात व्यापार की रचना से प्रकट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक हमारे व्यापार में कच्चे माल की, यानी चाय, चमड़ा, सूती वस्त्र, पटसन, तंबाकू, मसाले, गोंद, अयस्क आदि की प्रधानता रहती थी। लेकिन अब बड़ी मात्रा में जो है सिलाया कपड़ा, मशीन, इंजीनियरिंग का सामान, चमड़े का सामान, पटसन का सामान, शक्कर, कॉफी, चाय, ये सारी चीजें, यानी चेंज हुआ है। पहले जितना हम हाथों से बनी चीजें, प्राकृतिक चीजें भेजते थे, अब मशीनीकृत चीजें, कैपिटल गुड्स, बहुत सारे नए मसाले और नए उत्पादों को भी भेजने लगे हैं। तो और इसके साथ साथ आजकल जो हम एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आईटी में भी बहुत कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर
और सर्विसेज, सेवाओं का हम एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आजकल भारत के निर्यात में शामिल है। कुछ अगर वस्तुओं को देखें, खाद्य पदार्थ अगर निर्यात को देखें तो हमारे यहां से अब ये चीजें आपको थोड़ा सा देख लेना है जरूर कि क्या क्या चीजें शामिल रहती हैं। तो चाय, कॉफी, काजू, दाल, चावल, मसाला, तंबाकू, फल फूल, सब्जी। कच्चे माल या अर्धनिर्मित की बात करें तो खनिज और धातु, चमड़ा, रबड़, नारियल, ऊन, रेशम, इमारती लकड़ी, कोयला, उर्वरक, ये चीजें शामिल रहती हैं। तैयार माल की बात करें तो सिले सिलाए कपड़े, रेशमी वस्त्र, ऊनी होजरी का सामान, चमड़े का सामान, नारियल का रेशा का बना हुआ सामान, जूट का सामान, लोहा यानी आयरन और स्टील की चीजें, मशीनें, कई सारे इक्विपमेंट्स, ये चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आ गया कि निर्यात संवर्धन यानी कैसे इसको और अच्छा बनाया जाए, इसके उपाय क्या हैं। तो देश के निरंतर बढ़ते विदेशी व्यापार घाटे को रोकने के लिए निर्यात व्यापार को बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है। व्यापार घाटा क्या होता है, जब मैंने शुरू में बताया, जब निर्यात कम हो आयात ज्यादा हो। तो हमें निर्यात अगर बढ़ाना है तो कुछ उपाय करने पड़ेंगे। क्या? विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में काम आने वाली सामग्री दिए गए करों और शुल्कों से वापसी न होने पर नगद मुआवजा देने की योजना प्रारंभ की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो चीजें जिनसे आप निर्यात वाली चीजें बना सकें उनको टैक्सेस उन पे कम लगाए जाएं, उन पर ज्यादा शुल्क न लगाया जाए, उसको आसानी से मुहैया कराया जाए। यानी एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को आसानी से बनाया जाए। जैसे भारत ने 2005 के आसपास एक योजना शुरू की, SEZ, जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, इसमें क्या हुआ कि इस एरिया में जितनी भी चीजें बनाई जाएंगी वो टैक्स फ्री रहेंगी, ऐसा कर दिया गया। तो लोग इसमें ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ताकि निर्यात किया जा सके। निर्यात में जो परिवहन की अड़चने हैं, जैसे लुधियाना, दिल्ली, गुवाहाटी, गुंटूर, आनपारी, कोयम्बटूर, इनके लिए इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है ताकि ये ठीक से निर्यात कर सकें। छोटे निर्यातकों के लिए देश की नई दिल्ली, जयपुर और चेन्नई में कंटेनर भाड़ा स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मतलब क्या है, मतलब निर्यात के लिए सबसे जरूरी चीज है परिवहन, ये मजबूत किया जाए। इसीलिए भारत सरकार ने सागरमाला और भारतमाला, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे क्या किया जाए, इसको बंदरगाहों तक पहुंच को और पूरे देश में माल की ढुलाई को ये सुनिश्चित किया जाए, अच्छा बनाया जाए। तो इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। निर्यात व्यापार को वित्तीय सहायता के लिए आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई है, एक्जिम बैंक जिसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। 100% निर्यात करने वाले इकाइयों को स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए, यानी ऐसी कंपनियों को कंडीशन को हेल्प किया जाए जो केवल एक्सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्री बना रही हैं। भारत क्या क्या निर्यात करता है, रत्न और आभूषण बहुत ज्यादा मात्रा में, जेम्स जिसको बोलते हैं, इंजीनियरिंग का सामान, सिले सिलाए वस्त्र, चमड़ा और चमड़े का सामान, मछली और मछली से बनी वस्तुएं, हस्तकला की वस्तुएं, चाय, जूट का सामान, सूती वस्त्र, तंबाकू, काजू, मसाले, रुई, खनिज पदार्थ और बहुत सारे अन्य पदार्थों का भी ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। अब अगर हम आयात की बात करें, निर्यात व्यापार के अलावा अगर हम इंपोर्ट की भी बात कर लें, तो हम एक तो पूंजीगत सामान को मंगाते हैं। हमारे आयात व्यापार में आजकल पूंजीगत सामान बहुत है, जिसमें मशीन, बिजली से चलने वाले उपकरण, ये सारी चीजें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भारत में पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों को सदा से ही अभाव रहा है, तो 50% से ज्यादा चीजें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कई तरह के मशीन में डालने वाले तेल, जैसे मोबिल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होते हैं। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी मांग बहुत बढ़ रही है, तो हमारा ये इंपोर्ट इतना ज्यादा है कि हमारा घाटा व्यापार में चलता रहता है। और आयरन और स्टील के तो हमें बहुत जरूरी है, तो आयरन और स्टील तो हम इंपोर्ट करते ही हैं, तो ये भी हमारे आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। उर्वरक और रासायनिक चीजें, जब हमने हरित क्रांति की तो खेतों में बहुत सारे खाद और फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ी। खासकर अगर आप देखें तो अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, गंधक, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक, मतलब कृषि के अलावा भी जो केमिकल्स हैं और जो रासायनिक चीजें हैं, इनको हमें ज्यादा से ज्यादा मंगाना पड़ता है। खाद्यान्न पदार्थ भी हमको कई बार, पहले तो अकाल बहुत पड़ते थे, बहुत मंगाना पड़ता था। हालांकि अब हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें, जैसे हम पाकिस्तान से प्याज व्याज की चीजें कई बार मंगा लेते हैं, टमाटर मंगा लेते थे। 60 और 70 के दशक में भारत को बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करना पड़ा। खाद्यान्नों का आयात मुख्यतः अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों से किया जाता है। कागज, तो हमारे देश में कागज की बड़ी कमी है और देश के साथ साथ लिखने पढ़ने के लिए कागज की जरूरत है, तो बहुत सारा कागज हमें कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस आदि से मंगाना पड़ता है। 2016-17 में भारत ने 17,000 करोड़ का केवल कागज आयात किया था, सोच लीजिए। सो इट्स अ बिग अमाउंट। हीरे मोती भी हम बहुत आयात करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आयात निर्यात हम समझ गए, भारत का किन देशों के साथ व्यापार है, आयात निर्यात है और क्या स्वरूप है, देख लीजिए। तो इसमें अगर ब्रिटेन की बात करें
तो भारत में विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का महत्वपूर्ण स्थान है। उसका पहले जैसा प्रभुत्व अब नहीं है, फिर भी निर्यात जो है उसमें बहुत अभी विशेष स्थान है। आयात व्यापार में उसका प्रथम स्थान नहीं रहा। भारत ब्रिटेन को चाय, चमड़ा, खाल, जूट, सामान, तिलहन, ये सारी चीजें क्या करता है, निर्यात करता है। और वहां से क्या मंगाता है, मशीनें, लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, मोटर गाड़ियां, वैज्ञानिक यंत्र भी और रबड़ भी ब्रिटेन से मंगाता है। तो एक इंपॉर्टेंट ये है। अमेरिका को आप देखें तो भारत जो है बहुत सारा चीज अमेरिका को निर्यात करता है। अमेरिका के साथ भारत का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा फायदे वाला है। तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत प्रमुख स्थान है और सर्वाधिक आयात और निर्यात अमेरिका से होता है। भारत अमेरिका से मशीनें, औजार, खनिज तेल, रासायनिक पदार्थ, ये सारी चीजें आयात करता है। और हम भेजी जाने वाली जो वस्तुएं हैं हम उनको चाय भेजते हैं, ऊन, चमड़ा, खाल, जूट का सामान, काजू, मसाला, अदरक, बहुत सारे टेक्नोलॉजी की भी चीजें हम उनको देते हैं। तो ये अमेरिका का कंडीशन है। जापान से भी बहुत बड़ा स्थान है, वहां से हम अबरक, मैग्नीज जापान को हम देते हैं, लाख, चमड़ा, रुई, ये सारी चीजें देते हैं। बदले में बहुत सारा जो बिजली वाला सामान है ना, और बहुत जो जिसको आप कहते हैं कि जिसको कहते हैं ना उपकरण छोटे छोटे, वो हम बहुत ज्यादा चाइना से मंगाते हैं, रेशम मंगाते हैं, कागज से मंगाते हैं, सॉरी जापान से। रूस के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रूस को चाय, कहवा यानी कॉफी, ऊन, जूट का सामान, कालीन, तंबाकू, मसाले, ये सारी चीजें देता है। और वहां से खाद्यान्न, रंग, रसायन, लोहा, इस्पात का सामान, कागज, मशीनें, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, मंगाता भी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को हम चाय, चमड़ा, तिलहन, अभ्रक यानी माइका देते हैं और ऊनी माल, रसायन, मशीनें मंगाई जाती हैं। इसके अलावा हम यूरेनियम भी ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम को मंगाते हैं। तो खनिज जो है, खनिजों में ये इसको आप डाल सकते हैं। कनाडा से भारत को कागज, लुगदी, मोटर, मशीनें, विद्युत का सामान और बाकी चीजें, वनस्पति तेल, मैग्नीज, सूती वस्त्र निर्यात हम करते हैं, जूट का सामान उनको निर्यात करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के साथ व्यापारी के बढ़ते जा रहे हैं संबंध और वहां से मशीन, औजार, विद्युत का सामान, रंग, रसायन, तांबा, ये सारी चीजें भारत आयात करता है। और बाकी जो वस्तु, जूट की वस्तुएं, दालें, तिलहन, खाले, लाख, रुई, मसाले, अभ्रक, ये सारी चीजें हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान से हम कभी कभी तैयार माल भेजते हैं। यहां से पाकिस्तान को सूती वस्त्र, मशीन, विद्युत यंत्र, चीनी, रासायनिक पदार्थ, कोयला, तंबाकू का निर्यात होता है। पाकिस्तान से हम जूट, रुई, फल, खेल का सामान, मेवा, मछली और सेंधा नमक जैसी चीजें पाकिस्तान से हम ले लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, आसियान वाले जो खास करके जैसे वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, ये सारे जो देश हैं, तो भारत के श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम आदि देशों से व्यापारिक संबंध हैं। भारत श्रीलंका से चाय, गिरी का तेल, म्यांमार से खनिज तेल, चावल, सागौन की लकड़ी, बेत, गोंद, मसाला, सुपारी। थाईलैंड और वियतनाम से चावल, लकड़ी, मसाले निर्यात आयात करता है। इन देशों को हम क्या क्या देते हैं, तो जो तैयार माल है वो ज्यादा देते हैं, जैसे सूती और ऊनी वस्त्र, जूट का सामान, कागज, मशीनें, रासायनिक पदार्थ, औषधियां, टायर तथा ट्यूब, मोटर, साइकिल, पंखे, कोयला, सीमेंट, साबुन, वर्निश, तेल, तंबाकू, इतनी चीजें हम इन दक्षिण पूर्वी एशिया यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देते हैं। और खास करके हमारे लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं ये साउथ ईस्ट नेशंस, ये ध्यान रखिएगा। मध्य पूर्व यानी जो खाड़ी देश हैं, तो वहां से सबसे बड़ा आयात हम क्या करेंगे, तेल, और बदले में हम उनको पानी तक देते हैं। तो मिस्र, अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, टर्की आदि देशों से चावल, तंबाकू, खजूर, खनिज तेल, फल और मेवा आदि मंगाता है। खनिज तेल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूती और रेशमी वस्त्र, मशीन, इस्पात, सीमेंट, ढलाई की मशीन, पंखा, साइकिल, ये और सिगरेट, रसायन, जूता, ये सब हम उनको भेजते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो जाएंगे। ये हमारा एक देशों के साथ जो महत्वपूर्ण देश हैं या महत्वपूर्ण एरियाज हैं उनके साथ ट्रेड का एक पूरा खाका था। अब हम बात कर लेंगे कि भारत का विदेशी व्यापार और बंदरगाह कैसे जुड़े हुए हैं और क्या उनकी भूमिका है। तो किसी भी देश के व्यापार संचालन में दो प्रकार के केंद्र होते हैं, एक होता है समुद्र तटीय बंदरगाह और दूसरा स्थलीय व्यापार केंद्र। तो हमारा क्या है, जो एक तो स्थल जो है वहां पर जो व्यापारिक केंद्र बनेंगे, ट्रेड सेंटर्स बनेंगे, और एक बंदरगाह होंगे। ये दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं और भारत में भी ये चीजें हैं। स्थलीय व्यापार केंद्रों का आयात निर्यात व्यापार भी बंदरगाहों के द्वारा ही होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अगर कहीं देश में किसी जगह पर अगर व्यापार हो रहा है विदेशी चीजों का, तो आयात निर्यात तो बंदरगाहों से ही होगा। इस प्रकार देश के व्यापार का वास्तविक परिसंचालन बंदरगाह यानी पोर्ट्स करते हैं और इसलिए इनको द्वार मार्ग या गेटवेज भी कहा जाता है। भारत का 93% जो आयात निर्यात है वो बंदरगाह यानी पोर्ट से होता है, वायु मार्गों से बहुत कम है। बंदरगाह अथवा पतन समुद्र तट पर अवस्थित वह स्थान होता है जो देश के भीतरी स्थल और मार्ग और समुद्री मार्गों का सम्मिलन होता है। मान लीजिए ये भारत का कोस्टल एरिया है, तो यहाँ से रोड है, सड़क है, व्यापार, मार्केट है, सब यहीं से जुड़े हुए हैं। तो बंदरगाह क्या होगा, वो बाहर के विदेशी लोगों के लिए एक स्टॉप सेंटर होगा जहां जहाजें आकर रुकेंगी।
पोताश्रय जो होता है जहां पर आकर जहाज रुकते हैं। समुद्र तट पर समुद्र का वह भाग होता है जहां जहाज आकर ठहरते हैं। पोत्राशय प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं, बनाए भी सॉरी कई बार उसको बनाया भी जाता है, कई बार वो नेचुरल रूप से वहां पे बन जाते हैं जहां लोग रुक सके। अच्छे बंदरगाहों की क्या विशेषता होती है? बंदरगाह के लिए भूमि सख्त होनी चाहिए, बालू युक्त भूमि बंदरगाह के लिए सही नहीं है। जल की गहराई बिल्कुल समुद्र तट के निकट ज्यादा होनी चाहिए, मतलब अगर समुद्र तट के जस्ट बगल में गहराई नहीं है तो जमीन वहां जहाज खड़े नहीं हो पाएंगे, तो नीचे गहराई बहुत होनी चाहिए कि जहाज तैर सके, वहां रह सके। गहराई ज्वार की सहायता से और बढ़ सके। जलयान तट के समीप ठहर और रुकने की सुविधा हो, ये रुकना है, ठीक है, ठहरने और रुकने की सुविधा हो। बंदरगाह के समीप समुद्र में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई रेत और मिट्टी का जमात नहीं हो, यह जरूरी है। जैसे भारत में नदियां डेल्टा बनाती हैं, तो मान लीजिए कोई नदी आकर समुद्र में मिल रही है और वहां खूब बालू और रेत इकट्ठा हो गई, तो वो बंदरगाह के लिए सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समुद्र जल का तल ऊंचा होता जाएगा तो समुद्र जहाज नहीं ठहरेंगे। अगर प्रमुख बंदरगाहों की भारत में बात करें तो मुंबई, यह पश्चिमी तट पर छोटे से सॉल्सेट द्वीप पर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। अपनी उत्तम भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है, और ये अंग्रेजी शासन के दौरान से ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मुंबई थी बल्कि, तो वहां पर जो पोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है। भारत को तो पता ही, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी भारत का किसको कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को। यह पश्चिम, दक्षिणी और मध्य रेलवे का भीतरी भागों से जुड़ा हुआ है। तो पोर्ट के लिए एक चीज ये भी जरूरी होता है कि वो यातायात के सभी साधनों से जुड़ा हो, रेलवे से जुड़ा हो, रोड से जुड़ा हो, सारी चीजों से जुड़ा हो। जहां से अहमदाबाद, दिल्ली, भोपाल, नागपुर, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु सब जगह की वायु मार्ग हैं। सांता क्रूज में हवाई अड्डा भी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण पोर्ट है। यहां से मध्य पूर्व यूरोप, अमेरिका के वायुयान जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग भी यहां पर पड़ता है। यहाँ एक कॉटन एक्सचेंज है, जिसके अतिरिक्त यहाँ अनेक बैंक, बीमा कंपनियां हैं। यह भारत की व्यापारिक राजधानी है। तो 1989 में इस बंदरगाह के निकट नवी मुंबई नगर विकसित कर वहां नवान सेवा बंदरगाह की स्थापना की गई, जिसका तेजी से विकास भी किया जा रहा है, ठीक है। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कोई बंदरगाह नेचुरल है कि मैनमेड है, तो मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है और किसी भी मौसम में बड़े जहाज यहां ठहर सकते हैं। और इसका जो पृष्ठ प्रदेश है, यानी पीछे का जो प्रदेश है, महाराष्ट्र या इलाके, वो भी बहुत बड़ा है। कोलकाता ये बंगाल की राजधानी और भारत का मुख्य कारोबारी नगर है। और ये जैसे मान लीजिए अगर मुंबई लेट सपोज ये पश्चिमी तट पर है, तो ये पूर्वी तट है, आपको पता है बंगाल का। ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उत्तम भौगोलिक स्थिति है और असाधारण इसने उन्नति की है। हुगली के मुहाने में 128 किलोमीटर भीतर की ओर नदी में बाएं तट पर है ये, हुगली नदी के किनारे। यह रेल, सड़क, नहर द्वारा देश के भीतरी भागों से जुड़ा हुआ है। यह पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी रेलों का संगम स्थल भी है और सड़कों द्वारा भी कोलकाता से तेजी से जुड़ा है। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट, हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी से ये जुड़ा हुआ बंदरगाह है। इसके पीछे के प्रदेश असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य हैं जो बहुत उपजाऊ प्रदेश हैं, जो एल्यूवियल सॉइल वाले प्रदेश हैं। अनाज यहाँ बहुत होता है। कोलकाता बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक बंदरगाह है। यहाँ कोई प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। हुगली नदी में मिट्टी भर जाती है तो बराबर इसे साफ करना पड़ता है। डायमंड और खिदिरपुर पोत्राशय कोलकाता बंदरगाह के दो महत्वपूर्ण पोत्राशय हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक पोत्राशय नहीं है, ध्यान रखिएगा, पोताश्रय, ठीक बात। चलिए, मद्रास जो चेन्नई में है, दक्षिण प्रायद्वीप में पूर्वी तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये मैनमेड है, प्राकृतिक नहीं है। यह भारत का तीसरा बड़ा बंदरगाह है। यह रेल, सड़क, हवाई मार्गों का केंद्र है। इसके पीछे के प्रदेश उपजाऊ हैं। बहुत बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक नगर बन गया है। यहाँ सूती और रेशमी वस्त्र, सिगरेट, सीमेंट, वनस्पति घी, दिया सलाई, चीनी, चमड़े का सामान, लोहे के सामान यहाँ से जाते हैं। विशाखापट्टनम एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है और कोलकाता और चेन्नई के बीच में है। डॉल्फिन नोज नामक अंतर्द्वीप पर स्थित होने पर यहाँ का पोत्राशय गहरा और सुरक्षित है। ये अंतर्द्वीप है बल्कि, ठीक है। यह रेल मार्ग द्वारा कोलकाता, चेन्नई और अन्य भीतरी भागों से जुड़ा है। विजैग भी बोलते हैं इसको। तो कौन कौन से बंदरगाह? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम। ध्यान रखिएगा, भारत में जलयान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर पेट्रोलियम शोधन का कारखाना भी है, इस्पात कारखाना भी लगाया जा रहा है। इसका पृष्ठ प्रदेश में खनिज, यानी इसके जो पीछे के प्रदेश हैं वहां पर खनिज पदार्थ, कृषि पदार्थ, कई पदार्थों की पैदावार होती है और लोहा और मैग्नीज निर्यात के दृष्टि से इसको विकसित किया गया है। कोचीन जो है ये पश्चिमी तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोचीन वाला क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है, या जिसको आप क्या कह सकते हैं, नेचुरल, जिसको आप कह रहे हैं नेचुरल बंदरगाह, ये कोचीन को हम मानते हैं। मुंबई और कोलंबो के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। केरल की उन्नति में बहुत बड़ा इसका योगदान है। और विदेश में जो निर्यात की जाती है नारियल का रेशा, क्योंकि केरल में है ये। खोपड़ा, चाय, कहवा, रबड़, काजू, काली मिर्च या मसाले जो हैं यहाँ आयात की जाता है। गेहूं, चावल, कागज, कोयला, पेट्रोलियम। तो बहुत महत्वपूर्ण है कोचीन भी, ठीक है।
कांडला, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चला आ रहा है और ये गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल है, कच्छ की खाड़ी के पूर्वी सिरे पर स्थित है। देश के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह की पूर्ति के लिए इसे बनाया गया। तो पहले क्या था, कराची जो पोर्ट है जो अभी पाकिस्तान में चला गया, वहां जो चीजें होती थी उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि ये जो गुजरात है अपना यहाँ पर है ये, तो पहले, और कराची लगभग यहाँ पर पड़ेगा, तो पहले चीजें यहाँ से हो जाती थी, लेकिन जब ये पाकिस्तान में चला गया तो अब वो वाला हिस्सा कांडला पोर्ट पूरा करता है। कई सुविधाएं हैं यहाँ पर, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इसके पीछे के प्रदेश हैं, और यह रेल और सड़क द्वारा भीतरी मार्गों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से लकड़ी, अभ्रक, अनाज, सीमेंट और तिलहन आदि का निर्यात किया जाता है, और स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र भी स्थापित किया गया है। यहाँ से स्वेज कैनाल भी नजदीक पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। पारादीप, ये उड़ीसा का बंदरगाह है, कोलकाता और विशाखापट्टनम के बीच का है। तो अब जैसे देखिए, अब अगर आप इस तरह देखेंगे तो पहले कोलकाता पड़ेगा, फिर पारादीप, फिर नीचे था चेन्नई, और चेन्नई और पारादीप के बीच में विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम और कोलकाता के बीच में पारादीप। तो कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई, ये चार इस तरह के हो जाएंगे। और अगर आप इस तरह के, ये इस तट के हो गए, ठीक है। और अगर आप इस तट में देखेंगे तो पहले आपको कांडला पड़ जाएगा, फिर मुंबई पड़ जाएगा, और फिर नीचे कोचीन पड़ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये गहरे जल का सुरक्षित बंदरगाह है, और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश इसके पीछे पड़ते हैं। खनिज संपदा यहाँ बहुत है, खनिजों का जापान तथा अन्य देशों को निर्यात होता है, अतः खनिजों के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए ही इसे बनाया गया है। यह जापान के सहयोग से विकसित अति आधुनिक सुविधाओं का संपन्न बंदरगाह है, रेल और सड़क मार्गों द्वारा भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। माराम गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा, यह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में स्थित है, ठीक है। यह गहरे और सुरक्षित पोत्राशय के कारण महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया है। यहाँ पर बहुत सारे जलयान बनाए भी जाते हैं, और खनिजों के निर्यात के लिए इसे भी विकसित किया गया है। मैंगलोर जो कर्नाटक का मुख्य प्रवेश द्वार है, इसका पोत्राशय छोटा होने से यहाँ छोटे छोटे जहाज ठहर सकते हैं। इसके पीछे के प्रदेश में केरल है, कर्नाटक है, और खनिजों से संपन्न है। तो लोहा, मैग्नीज, कहवा, काजू, जो कि बहुत कर्नाटक में होता है, ये सारी चीजें, मछली का निर्यात किया जाता है। तुतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित एक छोटा बंदरगाह है, चेन्नई के पूरक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखें, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतीकोरिन, ठीक है, कोचीन, मैंगलोर, जो आपने ऊपर देखा, यहां मारमगांव, मुंबई, ऊपर कांडला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग बंदरगाहों को हमने देख लिया, ठीक है। तो ये क्या थे, ये महत्वपूर्ण वो सारे आपके बंदरगाह थे जो आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पूरा करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, किन देशों के साथ महत्वपूर्ण व्यापार है, कैसे स्वरूप उसका बदला है, उसके लिए बंदरगाह कितने जरूरी हैं, बंदरगाहों की विशेषता क्या है, और भारत के प्रमुख बंदरगाह, सब कुछ हमने इस चैप्टर में देख लिया है। इसमें कोई डाउट, परेशानी, कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और एप्लीकेशन से आप ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फॉलो करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी मंगाने की सुविधा उपलब्ध है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।